यही जानना चाहता है कि ऑपरेशन लोकसभा पर चुप क्यों हैं पार्टियां और चुनाव आयोग। कुछ लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मेहमान हैं, उनका परिचय आपसे करवा दें। सुधांशु मित्तल जी हमारे साथ हैं, बीजेपी के वरिष्ठ नेता। सुधांशु जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। नितिन त्यागी आम आदमी पार्टी से हमारे साथ हैं। नितिन, बहुत बहुत आपका भी स्वागत। और शंभुनाथ शुक्ला जी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार। शंभू जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत सुधांशु जी आपसे ही। इस ऑपरेशन में तमाम कैंडिडेट स्वीकार करते रहे, बड़े बड़े लोगों के नाम भी लिए गए हैं, लेकिन वो एक अलग बात है। पर इस तरह के ऑपरेशन से, इस तरह के जो डमी कैंडिडेट खड़े करने की प्रक्रिया है, उससे नुकसान सभी पार्टियों को होता रहा है, लेकिन खुलकर पार्टियां सामने नहीं आई हैं। कभी हो सकता है फायदा रहा हो किसी एक इलेक्शन में, लेकिन कमोवेश अगर देखा जाए तो नुकसान भी हुआ है। देखिए, जो आपने दिखाया वो एक घिनौना सत्य दिखाया और उसकी मैं आपको बधाई देना चाहता हूं। ये चुनावों में कुरीतियां आ गई हैं जिससे कि चुनाव का सारा माहौल जो है खराब होता है। चुनाव में दो चीजें होती हैं, एक होती है गणित और एक होती है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री होती है कि जनता क्या चाहती है, ठीक है, और गणित होती है कि किस तरह वोटों को आप विभाजित करके अपना जीत का सेहरा ले सकते हैं। तो जो समस्या है वो तो आपने अच्छी दिखाई, लेकिन जो समस्या के साथ विश्लेषण आप कर रहे हैं वो कहीं गलत कर रहे हैं। राजनीतिक पार्टी चुप क्यों है, इलेक्शन कमीशन क्यों कुछ नहीं कर रहा। आपको यहां पर चर्चा करनी चाहिए कि इस समस्या का समाधान क्या है, क्योंकि इस समस्या का समाधान कोई आसान समाधान नहीं है। ठीक है, क्योंकि इसमें जिस विषय को हम लेके कह रहे, डमी कैंडिडेट की परिभाषा क्या है। जो निर्दलीय है, क्या उसको आप डमी कहेंगे? अगर आप डमी कहेंगे तो पिछली लोकसभा में 3-4 निर्दलीय जीते हुए थे, फिर तो वो जीत ही नहीं सकते, मतलब उनको हम चुनाव ही नहीं लड़ने के देंगे। तो जब तक समाधान जो है उसकी ओर हम चर्चा नहीं करेंगे, सिर्फ ये क्योंकि एक कुरीति हुई है इसलिए सारी राजनीतिक पार्टियां भ्रष्ट हो गई हैं, चुनाव आयोग बेकार हो गया है, ये विश्लेषण ठीक नहीं है। लेकिन आपको लगता है कि गंभीर समस्या, पत्रकार या मीडिया होने के नाते दिखाना एक हमारा कर्तव्य हो सकता है, पर चूंकि चुनावी जो एक मैदान है उसमें पार्टियां रहती हैं, उसमें भाजपा हो जाए, कांग्रेस हो जाए, आरएलडी हो जाए, तमाम पार्टियां हो जाए, वो डिमांड करेंगी तो ज्यादा असर होगा, क्योंकि अफेक्टेड दरअसल आप हो रहे हैं। वोटों का खिलवाड़ तो हो सकता है कि एक आम इंसान से हो रहा हो, लेकिन जीत हार तो आपके कैंडिडेट की तय होती है। देखिए, इसमें दो पहलू हैं। हाँ, कि हम जब मांग करेंगे तो क्या मांग करेंगे। असली बात जो मैं आपसे कह रहा हूं कि मांग क्या करनी है जी। देखिए, जहां तक एक सामने तथ्य आया कि अजीत सिंह जी के बड़े बेटे जयंत ने 1.5 करोड़ रुपए देके जो है वोटों का सौदा करा, वो एक स्पेसिफिक तथ्य सामने है, उसकी हम मांग करते हैं कि इसमें जांच होके इनका जो है इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन व्यवस्था में क्या करना है वो एक बड़ी गंभीर और बड़ी कॉम्प्लेक्स चीज है। मैंने जैसा कि आपसे कहा कि क्या निर्दलियों को चुनाव लड़ने देना है या नहीं देना है, या छोटी पार्टियों को चुनाव लड़ने देना है नहीं देना। क्योंकि अगर ये सारा जो आप देख रहे हैं वो क्या निकल रहा है, या तो निर्दलीय या छोटी पार्टी ये खरीद फरोख्त के सौदे कर रही है। ठीक है, तो इनको कैसे रोका जाए। अब कुछ उसके अंदर जो है वास्तविकता से जन समर्थन लिए हुए हैं, जिनको जनता इतना जन समर्थन दे देती है वो जीत सकते हैं। वैसे छोटे से ब्रेक के लिए रोक रहा हूं सुधांशु जी, सौदाबाजी करते हैं। ठीक है, छोटे से ब्रेक के लिए रोक रहा हूं, लौटूंगा तो उसमें इस स्टिंग ऑपरेशन में राजस्थान में हुए विधानसभा चुनाव के दौरान भी भाजपा को किस तरह से फायदा हुआ, मुस्लिम जो कुछ कंसंट्रेशन वाले इलाके रहे वहां पर किस तरह से और मुस्लिम कैंडिडेट को खड़ा करके उन वोटों का डिवीजन किया जाए ताकि बीजेपी को फायदा हो, ये भी बात भी सामने आई थी। तो मतलब पार्टियां ज्यादातर अफेक्टेड इससे रही हैं, जानेंगे। शंभुनाथ शुक्ला भी हमारे साथ हैं और नितिन त्यागी भी हैं। छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, लेकिन सवाल यही कि आखिरकार चुप क्यों है पार्टियां और चुनाव आयोग ऑपरेशन लोकसभा पर। एक बार फिर से देश यही जानना चाहता है कि ऑपरेशन लोकसभा पर चुप क्यों पार्टियां और चुनाव आयोग। और चर्चा में जाने से पहले, जिस तरह सुधांशु मित्तल ने कहा कि इसका समाधान क्या है, समाधान निकालने के लिए एक लंबी प्रक्रिया हो सकता है, ये बात हमारे संग शंभुनाथ शुक्ला हैं, वरिष्ठ पत्रकार। शंभुनाथ जी, क्या आपको लगता है कि ये जो बात सुधांशु जी ने कही है कि इसका समाधान क्या है? क्या हम जो छोटी पार्टियां हैं और खासकर चुनाव से पहले जो एक फ्लाई बाय नाइट टाइप की पार्टियां पैदा होती हैं, उनके कैंडिडेट खड़ा होते हैं या इंडिपेंडेंट कैंडिडेट खड़ा होता है, क्या इनको रोककर हो सकता है, या फिर कैसे इस तरह की जो आम जनता के वोटर से खेलती हैं जो पार्टियां और जो कैंडिडेट, कैसे रोका जा सकता है? देखिए, ये जो खुलासा किया आपने वाकई लाजवाब है
और बड़े हिम्मत का काम है, इसके लिए तो बधाई है पूरी न्यूज़ एक्सप्रेस टीम को। लेकिन मेरा भी ये तो मानना है कि किसी एक निर्दलियों को बैन नहीं किया जाता, क्योंकि प्रतिबंधित करके तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। लोकतंत्र में लड़ने का हक सभी को है, पर कुछ छोटी पार्टियां खासतौर पे जो छोटे छोटे वोट बैंक के पॉकेट बना लेती हैं, इसमें जनता को भी जागरूक होना पड़ेगा। जो जनता अभी तक मूक बनी रहती थी कि वो अपने को वोट ब्लॉक नहीं बनने देगी, उसमें ये चेतना रहेगी कि हम वोट ब्लॉक नहीं है, हम एक इस तरह ब्लॉक होकर वोट नहीं डालेंगे। हमारा वोट हमें खुद तय करना पड़ेगा, कौन सी पॉलिटिकल पार्टी है, कौन सा हमारा जो प्रत्याशी है वो हमारा जो प्रतिनिधित्व है वो ढंग से कर सकता है, हम उसी को वोट देंगे। लेकिन 2009 में दरअसल चुनाव आयोग ने तमाम अपने जो स्टेट चुनाव आयोग थे उनको लिखा था कि डमी कैंडिडेट से किस तरह का नुकसान हो रहा है और किस तरह से इस पर रोक लगाई जा सकती है। उनका कहना है कि आमतौर पर अगर चुनाव आयोग थोड़ा सजग हो तो बहुत मुश्किल नहीं होता कि डमी कैंडिडेट के तौर पर कौन काम कर रहा है, कौन किस तरह की डील कर सकता है और किसकी फैसिलिटीज का फायदा कौन सी पार्टियां उठा रही हैं या उठा सकती हैं। इसको बहुत मुश्किल नहीं है, मतलब अगर थोड़ा चुनाव आयोग सजग हो। आपको लगता है कि उस लेवल पे थोड़ा सजगता और ज्यादा बेहतर होनी चाहिए? सजगता और ज्यादा जरूरी होनी चाहिए। जैसे कि कल अभी आपने बताया कि आम आदमी पार्टी की तरफ से एक तरफ आशुतोष जी लड़ रहे थे, दूसरी तरफ एक डमी आशुतोष खड़ा हो गया। इस तरह ये मथुरा में भी हुआ, कई हेमा मालिनी खड़ी है। इस तरह कई जो डमी कैंडिडेट खड़े किए जाते हैं और ये पॉलिटिकल पार्टी ही करती है, ये कोई वो निजी तौर पर नहीं खड़ा होता। जो निर्दलीय खड़ा होता है वो कम से कम डमी नहीं होता, ये पॉलिटिकल, या तो उसको कहीं ना कहीं पॉलिटिकल बैकिंग है तभी वो खड़ा होगा, ऐसे नहीं खड़ा होगा। कोई ना कोई पॉलिटिकल पार्टी उसे बैक कर रही होगी, वो चाहे एक्स हो या वाई हो। मैं किसी पार्टी के नाम नहीं लेना चाहूंगा। ठीक है। सुधांशु मित्तल कुछ कहना चाह रहे हैं। नितिन आता हूं आपके पास। सुधांशु जी कुछ कहना चाह रहे हैं। जी सुधांशु जी। देखिए, इन्होंने दो चीजें अलग अलग के बारे में आपका ध्यान आकर्षण करा है। एक है कि भाई मैं प्रत्याशी हूं, मेरे नाम का ही कोई और खड़ा हो गया, एक तो विषय ये हो गया, ये अलग विषय है। और एक है वोटों के ठेकेदार जब वोटों का सौदा करते हैं, वो एक अलग विषय है। जहां तक कि वोटों के ठेकेदारों के सौदे की बात है, तो देखिए कानूनी ढांचे के ताने बाने के अंदर इसका कोई समाधान निकालना शायद संभव ना हो। मेरे पास प्रभाव है 50,000 वोट के ऊपर, और वो मैं अपने प्रभाव का दुरुपयोग करूंगा। ये वैसे ही है कि जैसे अलग अलग गली नुक्कड़ मोहल्लों में लोग हैं, ठेकेदार हैं, और फिर उनके पास लोग जाते कहते भाई इस मोहल्ले की हमें वोट दिलवाइए, इस समुदाय की हमें वोट दिलवाइए, और उसमें एक गैर कानूनी तरीके से पैसे का लेन देन होता है। तो मैंने कहा ये वैसे तो गुनाह है, लेकिन इसको रोकने के लिए कानूनी ताना बाना तो बना ही हुआ है ना, कि आप अगर पैसा देंगे तो ये करप्ट इलेक्टोरल प्रैक्टिस होगी। पर सुधांशु जी, इस देश में जैसे बैटिंग भी बैन है, बैटिंग होती है और हर जगह होती है, और उसको जब पकड़ा जाता है तो उसके लिए भी कॉग्निजेबल ऑफेंस है, और वो फिर कम से कम प्रोसिक्यूशन हो जाता है उसको कई तरह से, तो कम से कम कदम तो उठाया जा सकता है ना। ये तो इसमें भी हो जाएगा। नहीं, ये जैसे अब आपने आज ये जयंत जी की डील का खुलासा करा है, इलेक्शन कमीशन को फौरन इसमें एक जांच समिति नियुक्त करनी चाहिए, और सत्यता आते ही उनके खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए और कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। तो फिर बीजेपी की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से कम लिखित तौर पर या बयान के तौर पर कुछ चीजें हो कि चुनाव आयोग देखिए हमको ये इस बात का पता चला है कि इस तरह की चीजें, इससे किसी को फायदा और नुकसान हो एक अलग बात है, लेकिन आम मतदाता ठगा जाता है, लिहाजा इस पर कुछ कदम उठाए तो आपका ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। नहीं, हम तो कुछ कदम नहीं, हम तो कहेंगे कि भाई जांच करिए। एक चीज, एक गैर कानूनी चीज सामने आई है जिसमें कि पैसे का गलत लेन देन हुआ है, ये जो है करप्ट प्रैक्टिस है, और ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है, इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करिए, ये तो हम कहेंगे ही। उसमें क्या दो राय हो सकती है। चलिए, अच्छा, अब दूसरा प्रश्न जो है ना डमी कैंडिडेट्स वाला, कि भाई मेरे नाम राशि कोई खड़ा कर दिया आपने, वो एक ऐसी समस्या है जिसका कि समाधान सिर्फ एक तरीके से और हो सकता है, जो चुनाव आयोग को सोचना चाहिए। अभी तक क्या होता है, जो ईवीएम है उस पे आदमी का नाम लिखा होता है और एक सिंबल होता है। मैं कहना चाहता हूं कि वहां पे पॉलिटिकल पार्टी का नाम क्यों नहीं आना चाहिए, क्यों नहीं आएगा? तो उससे क्या होगा, जो मतदाता है उसको ये डिस्टिंक्शन करने में बहुत आसानी हो जाएगी कि मैं जिस आदमी को वोट देना चाहता हूं, क्या तो आशुतोष एक लिखा हुआ है, या सुधांशु अगर है, सुधांशु भारतीय जनता पार्टी, और एक सुधांशु है निर्दलीय। तो जब लिखा होगा भारतीय जनता पार्टी और निर्दलीय, तो फिर जो है उसका दुरुपयोग नहीं हो पाएगा।
तो ये चुनाव आयोग को करना चाहिए। ठीक है। अभी तक 2 ही चीज देते, तीसरा पॉलिटिकल पार्टी का नाम दे दे। ठीक है, शंभुनाथ शुक्ला जी कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन एक रिएक्शन में सुलेमान मोहम्मद खान कांग्रेस से भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुलेमान, स्वागत आपका। क्या कहेंगे, मतलब क्या इसका कानूनी तौर पर किस तरह या चुनाव आयोग के तौर पर पार्टियों के लेवल पर किस तरह से समाधान हो सकता है कि ये प्रैक्टिस रुके? देखिए अनुराग जी, सबसे पहले तो मैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये कहना चाहूँगा कि इस तरह का किसी कैंडिडेट को खड़ा करके किसी पर्टिकुलर पार्टी के वोट काटने के लिए और बाद में खरीद फरोख्त करके विड्रॉ कर लेना और किसी एक पर्टिकुलर पार्टी को नुकसान कर देना या पैसे ले लेना, खरीद फरोख्त कर लेना, ये सब डेमोक्रेसी के बिल्कुल खिलाफ है, बहुत बड़ा खतरा है। आपकी पार्टी को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है इस ऑपरेशन के मुताबिक। राजस्थान के लोकसभा चुनाव, राजस्थान की विधानसभा चुनावों में बहुत ज्यादा हुआ। मतलब हो सकता है कि एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर हो, लेकिन उससे ज्यादा का नुकसान हुआ। मैं आपके चैनल को मुबारकबाद देना चाहूंगा कि न्यूज एक्सप्रेस ने ऐसा स्टिंग करा, स्टिंग ऑपरेशन ऐसा किया। सुधांशु जी सुन लीजिए, ऐसा स्टिंग ऑपरेशन करा जिससे उन्होंने जो डॉक्टर शेख जिनको बताया जा रहा है कि उन्होंने अपना दल बताया था, बनाया था, और उसके बाद कांग्रेस के खिलाफ जहां जहां मुस्लिम कैंडिडेट्स खड़े कर सकते थे हराने के लिए, भारतीय जनता पार्टी के कहने पर जो उनकी स्टिंग में दिखाया जा रहा है, तो और कांग्रेस पार्टी को हराने के लिए, तो इसकी तफ्तीश होना चाहिए और जो भी इसमें गुनाहगार है उसे प्रोसिक्यूट करना चाहिए। तो और इससे ये भी साफ होता है कि अगर ये सारी एलिगेशन प्रूव होंगी तो भारतीय जनता पार्टी का असली चेहरा भी सामने आएगा। बहरहाल वो एक स्टिंग था आपका, उसकी तफ्तीश भी होना चाहिए और अगर जो भी उसमें पाया जाता है उसकी प्रोसिक्यूशन होना चाहिए। लेकिन हम ये मानते हैं कि इस तरह की जो भी चीजें हैं ये हमारी डेमोक्रेसी के लिए बहुत बड़ा खतरा है, चैलेंज है कि जिन कायदों को, जिन रहबरों को आप चुनाव मैदान में उतारते हैं या जो पॉलिटिकल पार्टी जनता के सामने मैदान में उतरती हैं और वो खरीद फरोख्त के धंधे में लग जाए, तो ये बहुत बड़ा अफसोसनाक बात है और बहुत बड़ा खतरा है डेमोक्रेसी। नितिन त्यागी हमारे साथ हैं आम आदमी पार्टी से। नितिन, क्या कहेंगे, मतलब फौरी तौर पर आम आदमी पार्टी थोड़ा सा मुखर होकर आई है कि इसकी शिकायत की जाएगी, लेकिन जितना भी आपने देखा सुना, क्या लगता है, क्या समाधान है इसका? समाधान तो देखिए, सबसे पहले जनता को जागरूक होना पड़ेगा। देखिए, वो लोग अगर धर्म के नाम पे वोट देते हैं, जैसा कि मुस्लिम कैंडिडेट्स का दिखाया, और वो कह रहे हैं कि जो है हेमा मालिनी के लिए वो दाढ़ी वाले चाहिए, मतलब किस तरीके से लोगों की भावना के साथ खेला जाता है। लोगों को समझना पड़ेगा कि हमारी भावनाओं से खेला जाता है। हम लोगों को ईमानदार की तरफ ही देखना पड़ेगा, हमने धर्म को छोड़ना पड़ेगा, धर्म की राजनीति को छोड़ना पड़ेगा, हम लोगों को अपने कास्ट की राजनीति को छोड़ना पड़ेगा और एक्चुअली भ्रष्टाचार के प्रो और भ्रष्टाचार के एंटी जो हम लोग हैं जिस तरीके से लाने की कोशिश कर रहे हैं, उसके लिए उसके बीच में चूज करना पड़ेगा। और जो लोग एक्चुअली इस तरीके का डिवाइड एंड रूल करने की कोशिश करते हैं उनके खिलाफ वोटिंग करनी पड़ेगी और जो है लोगों को थोड़ा और जागरूक इलेक्शन कमीशन को भी करना पड़ेगा। आप लोगों ने किया, बहुत बहुत बधाई। मैंने कल रात को भी मैसेज डाला था और बहुत अच्छा लगा ये देख के। और लोगों को इस तरीके से और थोड़ा सा और चैनल्स को भी थोड़ा सा शायद इसमें एक्टिव होना चाहिए, थोड़ा और प्रेस को भी एक्टिव होना चाहिए लोगों को एक्सपोज करने के लिए। और ये तो दोनों के दोनों और सारी की सारी पार्टियां करती आई हैं अब तक। इन सबका तो आपस का है ही, एक दूसरे को आज ब्लेम कर लें, बात दूसरी है। देखिए, जर्नैल सिंह के खिलाफ तो दो जर्नैल सिंह थे। आशुतोष के खिलाफ तो एक ही आशुतोष था, जर्नैल सिंह के खिलाफ तो 2 जर्नैल सिंह खड़े हुए थे। एक आशुतोष हैं, कई हेमा मालिनी हैं और कई इस तरह के और कैंडिडेट खड़े किए गए। लेकिन बड़ी बात है कि करती आई हैं तो क्या करते रहने देना चाहिए, फिर क्या समाधान इसका हो सकता है, कैसे रुके आम आदमी के वोटों से खेलने की? देखिए, इलेक्शन कमीशन को बहुत स्ट्रिक्ट इसके ऊपर स्टैंड लेना पड़ेगा। आके ब्रेक के बाद लौट के नितिन इस पर चर्चा करेंगे। छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, ब्रेक के बाद चर्चा जारी रहेगी। हम यही बात कर रहे हैं कि ऑपरेशन लोकसभा में डमी कैंडिडेट से किस तरह का नुकसान हुआ है और किस तरह से पार्टियां इससे अफेक्टेड रही हैं। और जिस ऑपरेशन लोकसभा में चीज़ें सामने आई उसमें आरएलडी के नेताओं का नाम सामने आया, किस तरह से वो डील करते दिखाई दिए हैं। या फिर जगत सिंह जो कि पूर्व मंत्री नटवर सिंह के बेटे हैं, उनका नाम आया कि उन्होंने वो सीट को जीतने के लिए किस तरह से पैसा दिया या फिर उनको जीत में भागीदारी बनाया। और इस पर शंभुनाथ शुक्ला जी कुछ कहना चाह रहे थे जब ये बात हुई कि इसको रोका आखिरकार कैसे जा सकता है। शंभू जी, मैं पहले तो कांग्रेस और बीजेपी दोनों से एक सवाल पूछना चाहूँगा जी कि अगर इंडिपेंडेंट को डमी मान लें तो ये बताया जाना चाहिए कि कम से कम अभी कुछ दिन पहले गौतम बुद्ध नगर में जो कांग्रेस कैंडिडेट थे रमेश चंद्र तोमर, वो अचानक बीजेपी में चले गए पोलिंग के कुल 1 हफ्ता पहले जी। तो उनको डमी माना जाए या उनके हृदय परिवर्तन माना जाए, ये थोड़ा एक बड़ा अजीब सा सवाल है। क्योंकि यही सवाल फिर दूसरे लोग भी कर सकते हैं कि हृदय परिवर्तन हो गया। अगर इतने बड़े लेवल पर लोग इस तरह पाला बदल करेंगे और तो ये भी तो एक तरह से डमी जैसा ही खेल हो गया ना कि जब वो खड़े थे तभी
आप ये सवाल बीजेपी से पूछना चाहते हैं या कांग्रेस से? नहीं, दोनों पार्टियां, इसमें बताना पड़ेगा कि वो किसकी तरफ से डमी कैंडिडेट खड़े किए गए थे। क्या बीजेपी और कांग्रेस पे कोई नूरा कुश्ती हो रही थी? मतलब वो खेल भी इसी तरह का ही है। वो खेल भी इसी तरह का, सुधांशु जी, वो खेल भी इसी तरह का है। दूसरी बात की, जी जी शंभू जी, अगर आपको रमेश चंद तोमर जी का इतिहास पता हो तो आपको यह भी जानकारी होगी कि वो चार बारी वो भाजपा की ओर से गाजियाबाद से सांसद रह चुके थे। बिल्कुल पता है, यह भी मुझे मालूम है। और पिछली बार वो कांग्रेस से लड़े थे, यह भी पता है। एक सेकंड, मैं आगे खत्म कर लूं। मैं वो खत्म तो कर लूं जी, मैं खत्म कर लीजिए बात ना। और उसके बाद टिकट ना मिलने की वजह से कांग्रेस में चले गए थे। अब की बार जो है उनको सामने राजनीतिक माहौल दिख रहा था और उनको लगा कि कहीं हार तो सामने दिखे, कहीं भाजपा का समर्थन करना चाहिए और समर्थन करने के लिए आ गए। तो ये तो एक राजनीतिक सत्यता के हिसाब से उन्होंने अपना करा। ये प्रश्न नूरा कुश्ती कैसे हो सकता है? कांग्रेस और भाजपा आपस में नूरा कुश्ती करने वाली है? नहीं, कुछ भी देखिए, नहीं, पर आखिरी मोमेंट में एक ऐसी कंडीशन वहां पर भी पैदा हो गई सुधांशु जी, जिसमें कि अब कैंडिडेट लड़ ही नहीं सकता वहां। शंभू जी, अब ये देखिए, जो राजनीतिक संगठन टिकट बांट रही है उनको उस कैंडिडेट की निष्ठा के बारे में गंभीरता से देखना चाहिए। ये प्रश्न है जो राजनीति में है कि राजनीति में लोग सहूलियत के हिसाब से आते हैं और सहूलियत के हिसाब से चले जाते हैं। लेकिन नैतिक ये वाकई प्रजातंत्र के लिए बहुत अच्छी चीज नहीं है। सुधांशु जी, वैसे ये बात भी, एक हफ्ते पहले कोई पाला कैसे क्यों बदले? ठीक है, ये बात भी हो गई। लेकिन सुधांशु जी, एक बात और जानूंगी। दरअसल जैसे जातिगत समीकरण बिठाने के लिए तमाम सोशल इंजीनियरिंग के नाम पर उस हिसाब से टिकट बांटे जाते हैं, तो ये जो डमी कैंडिडेट के तौर पर जिस पर हम बात कर रहे हैं, वो जो छोटी पार्टियां हैं, कौमी ये सद्भाव बढ़ाने वाली पार्टियों के नाम पर इस तरह जो पार्टियां बनती हैं, ये कुछ पॉकेट्स में हो सकता है कि 50, 500, 1000 वोट को इन्फ्लुएंस कर पाए, तो ये काउंट करती हैं और इसको कहीं ना कहीं बातचीत तो की जाती रही होगी। मैं अनुराग जी एक बात कहना चाहूंगा, रमेश चंद तोमर जैसे लोग जो है ना, नॉमिनेशन के बाद में जाते हैं, एक सेकंड अनुराग जी, जो लोग नॉमिनेशन के बाद में जाते हैं और दूसरी पार्टियों को लीव इट इन अ लर्च, तो उन लोगों को तो बैन कर देना चाहिए। एक पर्टिकुलर टाइम के लिए इलेक्शन कमीशन को बैन कर देना चाहिए कि लोग दोबारा चुनाव न लड़ पाए अगले 10-15 साल। नितिन और सुलेमान आता हूं, सुधांशु मित्तल से व्यवहार होना चाहिए। ठीक है, सुधांशु मित्तल जी आता हूं, सुलेमान आता हूं आपके पास। अनुराग जी, क्या होता है जब बहुत करीब के चुनाव होते हैं ना, वहां पे छोटी छोटी वोटें जो हैं जीत और हार का फैसला कर लेती हैं। लेकिन जब हवा के इलेक्शन होते हैं तो ये सारे जो है धरे के धरे रह जाते हैं। बहुत बार मैंने ये जो है लोगों को एक्सपेरिमेंट करते देखा है। ये फला जाति का आदमी, इसको खड़ा कर दो। सिर्फ जाति का आदमी होने से, खड़ा करने से थोड़ी वोट मिल जाती है। उसका प्रभाव है या नहीं है। अच्छा, कोई व्यक्ति अपने प्रभाव का दुरुपयोग कर रहा है तो ये बहुत बहुत दुर्भाग्यपूर्ण चीज है। लेकिन मैं एक और बता देता हूं कि जिस आदमी ने प्रभाव का दुरुपयोग करा है तो काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है। जिस समुदाय से उसको विश्वास प्राप्त होता है, फिर वो समुदाय भी समझ जाता है कि इस व्यक्ति की विश्वसनीयता नहीं है। लेकिन मैंने कहा, इनका समाधान क्या है? प्रश्न, ये समस्या है, आप जो दिखा रहे हैं उसको कोई नकार नहीं सकता। ये इस तरह की मैनिपुलेटिव पॉलिटिक्स जो है, पर सुधांशु जी, इस देश में चुनावों से पहले शराब बंटवाने की बात होती है, हम सुनते रहते हैं, पैसे बंटवाने की बात होती है, और उसके आधार पर बहुत सा वर्ग ऐसा है जो उससे कहीं ना कहीं बहकता है, उसके नाम पर वोट देता है। तो अगर एक एक सीट पर इस तरह के कैंडिडेट को खड़ा करा के 1500 वोट इधर से उधर करवाने के नाम पे 20-30 लाख रुपए, 60 लाख रुपए खर्च हो रहे हैं, तो फिर जो जीतने वाली पार्टियां, जो बेनिफिट होती हैं, जो बड़ी पार्टियां हैं, वो काम तो कर ही रही हैं। अनुराग जी, मैं जो आपसे कह रहा हूं कि ये समस्या है, इसको कोई नुकार नहीं सकता। ये छोटी पार्टियां या इस तरह के छोटे छोटे प्रभावशाली नेता जो कुछ वोटों के ठेकेदार हैं, ये एक समस्या है। लेकिन प्रश्न ये है कि कानून की परिधि के अंदर और उसके ताने बाने में इसका समाधान क्या है। हमें कोई भी समाधान जब निकालना होता है, तो हमें सारे पक्ष देखने पड़ेंगे। ठीक है। जैसे मैंने आपसे कहा कि
निर्दलीय को चुनाव लड़ने देना है या नहीं देना है। अगर आप मना करेंगे तो ये होगा कि भाई प्रजातंत्र में हर एक को लड़ने का हक है। तो कौन डमी होगा और कौन वाकई गंभीर प्रत्याशी होगा, ये फैसला कैसे होगा? ठीक है, सुलेमान से कांग्रेस से लेते हैं। बाकी एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स है, समस्या है। ठीक है सुलेमान, क्या हो सकता है, क्या ये डमी कैंडिडेट्स की इस प्रैक्टिस को रोकने के लिए इंडिपेंडेंट को भले ही अलाउ किया जाए, लेकिन इस तरह की जो पार्टियां हैं वो जाति विशेष या धर्म विशेष के नाम पर बनती हैं, क्या उनको रोककर कुछ समाधान हो सकता है? देखिए अनुराग जी, पहले तो मैं शुक्ला साहब ने अभी तोमर साहब के कैंडिडेचर पे सवाल उठाया था, कांग्रेस और बीजेपी दोनों से पूछा था, मेरा जवाब रह गया था। मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि जो शख्स नॉमिनेशन फाइल करने के बाद और पार्टी छोड़ के चला जाए और डेट भी निकल जाए और उस पार्टी के फेवर में चला जाए, अभी सुधांशु जी कह रहे थे हवा वाली पार्टी, वही पे उसी पे मैं आना चाहता था नितिन जी, कि जो पार्टी अपनी खुद ही हवा बनाती है। आपके ही चैनल ने एक ऑपरेशन, स्टिंग ऑपरेशन और किया था जिसमें यह दिखाया था कि किस तरह से ओपिनियन पोल्स को मैनिपुलेट किया इस हवा वाली पार्टी ने हवा बनाने के लिए। ऑपरेशन प्रधानमंत्री, और यस ऑपरेशन प्रधानमंत्री किया था। उससे साफ हो गई थी बात किस तरह भारतीय जनता पार्टी अपनी हवा, देश की जमहूरी निजाम के लिए खतरा है। जहां तक इस तरह की डमी कैंडिडेट्स और डमी पार्टीज आती हैं, इसके खिलाफ इलेक्शन कमीशन को सख्त स्टेप्स लेना चाहिए। ऐसे पार्टियां लेकिन क्या कर सकती हैं? पार्टियों के लेवल पर क्या किया जा सकता है? होना चाहिए तो ठीक है, लेकिन खुद चुनाव आयोग मान रहा है कि देखिए इसमें एक अगर सख्त निगरानी रखी जाए, यदि विजिलेंस थोड़ा सा ठीक रहे, मेरा ये मानना है कि हर पॉलिटिकल पार्टी को, किसी भी शख्स को एक एसोसिएशन बना के, पॉलिटिकल पार्टी बना के चुनाव लड़ने का अधिकार है, संविधान ने दिया है। लेकिन अब चुनाव से 1 साल पहले पॉलिटिकल पार्टीज बनना शुरू हो जाती हैं। मान लिए कि मुसलमानों ने 4 लोगों ने किसी के मैनिपुलेशन पे या किसी के पीछे से कोई फेस वो है लेकिन पीछे से कोई और है। मुसलमान 4 पार्टियां बन गई भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाने के लिए, और वो साल भर पहले बन गई, उनको फंड कर दिया गया, वो पार्टी चुनाव में आ गई और कांग्रेस को नुकसान कर दिया या फला पार्टी को नुकसान कर दिया। बिल्कुल, ये बात जैसा कि राजस्थान में हुआ है। तो इस तरह की पार्टियों का स्क्रूटनी होना चाहिए। एक रिएक्शन सुधांशु जी से लेता हूं, फिर नितिन और शंभू जी आपके पास आता हूं। सुधांशु जी, ऐसा लग रहा है क्योंकि लहर की बात आपने करी कि जब लहर होती है तो बाकी पार्टियां नहीं चलती और काट की हांडी बार बार नहीं, तो क्या ये माना जाए कि लहर की वजह से आप ये बात तो मान रहे हैं कि हाँ ये चिंता का विषय है, लेकिन समस्या का समाधान क्या हो इस पर हथियार डालते हुए लग रहे हैं आप? सॉल्यूशन चाहते ही नहीं है, ये इन्वॉल्व खुद रहते हैं। एक चीज और कहना चाहूंगा, चलिए हमारी आवाज नहीं का शायद कट गया है। हाँ, फोन जी नितिन, मैं कनेक्शन कट गया। जी। अच्छा, मैं ये कहना चाहूंगा कि मेरे ख्याल से इलेक्शन कमीशन को जो नंबर ऑफ प्रपोजर्स हैं वो अगर ड्रास्टिकली बढ़ा दें, मेरा ये मानना है कि ड्रास्टिकली अगर वो बढ़ा दे तो जो इस तरीके के फर्जी कैंडिडेट आते हैं ना, जो 100-200 वोट लेते हैं, उनके जो फैसिलिटीज हैं उनको दूसरी पार्टीज यूज करती हैं, वो तो करती ही हैं, और जो है इस तरीके के डमी कैंडिडेट्स और वजह से भी आते हैं, तो ये कम से कम कुछ ना कुछ कंट्रोल होगा। थोड़े से स्ट्रिक्ट नॉर्म्स हो, आदमी कोई भी आके खड़ा हो जाए, इसका मतलब ये बिना किसी बेस के अगर कोई खड़ा होता है, और उसमें भी ऐसा होना चाहिए, अगर लोकसभा में खड़ा हो रहा है तो सारी विधानसभाओं से कुछ प्रपोजल होने चाहिए, इन्हीं की गली मोहल्ले के पकड़ लाया आदमी, कि कोई बेस हो, कोई सीरियसनेस हो उस आदमी की लड़ने की, वो एक सीरियसनेस नजर आनी चाहिए उसके अंदर, उसके बिना नहीं होना चाहिए। ऐसा मतलब अगर कोई आदमी लड़ रहा है लोकसभा का चुनाव, जो कि बहुत बड़ा चुनाव होता है, 15, 16, 17 लाख, 20, 22 लाख की मैंडेट होती है। ठीक है, सुलेमान कुछ जी हाँ बताओ। अनुराग जी, जैसा कि अभी नितिन जी ने कहा कि अगर विधानसभा वाइज मान ली नंबर ऑफ प्रपोजल्स आप बढ़ा दें कि हर विधानसभा से आपके इतने प्रपोजल हैं, तो जो आप जैसा भी आपने दिखाया था अपने स्टिंग में कि किसी कैंडिडेट के 100 वोट आए, किसी के 50 आए, किसी के 200 आए, अब किसी आदमी के 100 प्रपोजल अगर होंगे मान लिए, जैसे कह रहे हैं ड्रास्टिकली बढ़ा दिया जाए, तो ये भी हो जाएगा भाई 100 प्रपोजल ही वो जमा कर रहा है। या फिर ऐसा करना चाहिए कि कोई पॉलिटिकल पार्टी फ्लोट होती है तो चुनाव से 2 साल पहले, लेकिन अब इसमें लीगल और एंगल्स देखना पड़ेंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल एंगल देखना पड़ेगा इलेक्शन कमीशन को कि 2 साल पहले कोई पॉलिटिकल पार्टी रजिस्टर हो या उनके इतने मेंबर्स हो, ये सारी चीजें देखना पड़ेंगी। लेकिन एक बड़ा चैलेंज है हमारे देश के सामने भी, डेमोक्रेसी के सामने भी और इलेक्शन कमीशन के पर पार्टी के लेवल पर क्या सुलेमान, यही सवाल मैं शंभू जी से करूंगा, लेकिन पार्टी के लेवल पर क्या पार्टियां चुप क्यों हैं एक स्ट्रांग मैसेज जाने के लिए? क्योंकि आज आप हो सकता है इससे ज्यादा अफेक्टेड हो, भाजपा हो सकता है कि उतनी अफेक्टेड ना दिखाई दे रही हो, लेकिन कल को ये मैनेज तो किसी को भी नुकसान पहुंचा सकता है। सबसे ज्यादा तो अनुराग जी हम ही अफेक्टेड हैं इससे। हाँ,
क्योंकि हमारी वाहिद पार्टी है जो सारे मजहबों के लोगों से वोट देते हैं, सारे जातियों के वोट देते हैं। ठीक है, अगर राजस्थान में मुस्लिम कैंडिडेट्स खड़े हुए, 11 भाजपा ने खड़े किए, तो हमें नुकसान हुआ सबसे बड़ा। सुधांशु जी, अगर ऐसा होगा तो हमें नुकसान होगा। लहर हो सकता है हो, लेकिन आप ऐसा भी लग रहा है कि मान रहे हैं कि एक समस्या है, लेकिन समाधान क्या हो इस पर हथियार डालते हुए लग रहे हैं आप। मुझे समाधान कभी ढूंढेंगे नहीं भाजपा वाले। देखिए, इसका राजनीतिकरण करना है और एक पार्टी वर्सेस दूसरी पार्टी करना है तो बहुत तथ्य है मेरे पास। जी जी जी, नहीं इसीलिए नहीं चाहते दोनों पार्टियां, सभी पार्टियां मिलकर आगे आए। इसीलिए सुनिए, इसीलिए मैं कह रहा हूं इस गंभीर विषय को उसका राजनीतिकरण करके हम समस्या का समाधान थोड़ी ढूंढेंगे। मित्तल साहब, राजनीतिकरण तो आपने किया, 2-3 समाधान हो सकते हैं। राजस्थान में जो आपने किया, ये क्या था? मजाक उड़ाया जमहूरी निजाम का। मैं आपके स्तर पर बहस नहीं करना चाहता। वो तो मजाक उड़ गया। मैं कह रहा हूं, मैं आपके स्तर पर बहस नहीं करना चाहता। जी जी, मैं आपके स्तर पर बहस नहीं करना चाहता क्योंकि आपको शायद चीजों का अंदाजा नहीं है और इसलिए सारे अंदाजे आपको हैं। हमारा तो आपका स्तर तो बहुत ऊंचा है। मुझे कोई सारे अंदाजे आपको हैं। हमें बड़ा अफसोस है भाई साहब, मुझे आपसे नहीं, बड़ा अफसोस है कि हमें मुझे कोई आपसे बहस करने का शौक नहीं है। आपको जो इल्जाम लगाना है लगा करिए, शर्मिंदा हो गए। मुझे उसमें कुछ नहीं करना है। ठीक है सुलेमान, सुनते हैं एक बार क्या इसका पार्टी के लेवल पर क्यों। जी जी सुधांशु जी। जी मैं देखिए, कोई भी पार्टी, चाहे कोई राजनीतिक पार्टी है, क्या वो ये डिक्लेयर करेगी कि हम इस तरह की चीजें करेंगे? कहेगी नहीं करेंगे। ठीक है, नहीं करेंगे हम। कोई भी पार्टी क्या कहेगी, हम खरीद फरोख्त करते हैं, नहीं करेंगे। लेकिन हर प्रत्याशी जो है अपनी जीत की संभावना के लिए ये सारी चीजें करेगा। ये वैसे ही है जैसे सब कहेंगे हम लोग पेड न्यूज नहीं कर देते, लेकिन सब कर रहे हैं। देखिए, इसमें मूलभूत परिवर्तन क्या क्या हो सकते हैं। जैसा कि निर्दलीय आज चुनाव पे खड़ा होना हर एक के लिए बहुत आसान है। देखिए, दो व्यवस्थाएं हैं। एक है कि ये रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी है, चाहे वो राष्ट्र के स्तर पर चाहे राज्य के स्तर पर। ठीक है, उसके एक मापदंड अलग अलग होते हैं। फिर एक होता है जो कि रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी है, उसके मापदंड अलग हैं। और एक होता है निर्दलीय। आपने अगर इसमें देखा हो तो ज्यादा गंभीर समस्या जो है वो रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी या निर्दलीय, इन लोगों के प्रभाव का दुरुपयोग करने की कोशिशें होती हैं। इसका तरीका एक ये हो सकता है कि इस प्रक्रिया में चुनाव लड़ने में उनको अपनी गंभीरता दिखाने के लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा। जैसे कि प्रपोजर और सेकेंडर की जो है, ठीक है, संख्या आपको बढ़ानी पड़ेगी। यही एक तरीका है जिससे पता लगेगा कि वाकई लड़ने वाला जो है वो गंभीर है या नहीं है, या वो जो है सिर्फ वोट कटुआ बनने के लिए या डील करने के लिए वो ये हरकत कर रहा है। ठीक है, वक्त एक ब्रेक का चला, एक ज्यादा फिल्ट्रेशन हो जाएगी। ठीक है, वक्त एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद नितिन, जो बात सुधांशु मित्तल कह रहे हैं, क्या वो समाधान है? और पार्टियां जो कह रही हैं, और जो खासकर आम आदमी पार्टी ने तो कहा, लेकिन बाकी पार्टियां जो चुप हैं, क्या उनके लिखने से, दबाव बनाने से या उनके कदम उठाने से इस पर और एक तेजी आएगी? कम से कम चुनाव आयोग पर इसे एक दबाव बनेगा? ये चर्चा करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। इस पर नजर रखनी चाहिए, चुनाव आयोग इस पर क्या कदम उठाएगा, बड़ा सवाल ये भी। और ये शंभुराज जी, आप सभी मान रहे हैं कि हाँ ये एक समस्या है, होता है, कहीं ना कहीं पता भी चलता होगा, लेकिन चुनाव आयोग को करना चाहिए। क्या यही है कि चुनाव आयोग कर सकता है? राजनीतिक पार्टियों के लेवल पर कदम नहीं उठाए जा सकते? अनुराग, मेरा कहना है कि सिर्फ चुनाव आयोग इस पर रोक नहीं लगा सकता। इसमें पॉलिटिकल पार्टीज की भी अपनी एक जिम्मेदारी बनती है कि अगर आप वोटर्स के बीच में जाति, मजहब, आज सब चीज़ें ले आएंगे तो इनके इनब्लॉक बनने शुरू हो जाएंगे। फिर कोई भी एक इनब्लॉक बना करके कि किसी भी पार्टी से उस पार्टी में शिफ्ट होने का या डमी कैंडिडेट बनने का या पैसा लेकर के वोट इधर के उधर करने का ठेका लेगा और कोई रोका नहीं जा सकता। लेकिन बहुत ज़्यादा हम उसके प्रस्तावक बढ़ा दें, बहुत ज़्यादा उसके सेकेंडर बढ़ा दें, तो इससे तो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जो एक जेन्युइन आदमी है, हम इंडिपेंडेंट कैंडिडेट एक जेन्युइन ही है, उसको भी रोक लगा देंगे। ये हमारा लोकतांत्रिक है कि हम भी चुनाव लड़ सकते हैं। और उसके लिए अगर ये कहा जाए कि हम बहुत ज़्यादा प्रस्तावक ले जाएं, बहुत ज़्यादा अपने सेकेंडर ले आए, वो कैसे संभव है? संभव यही इसी से है कि पॉलिटिकल पार्टियां अपनी जिम्मेदारी महसूस करें कि भाई वो इस तरह की हरकतें न करें। जैसे अभी सतीश मिश्रा जी ने कहा था कि लखनऊ में समाजवादी पार्टी ने किस तरह का एक उम्मीदवार खड़ा कर दिया, ये एक रातों रात उम्मीदवार बदल दिए गए। तो ये जिम्मेदारी तो पॉलिटिकल पार्टीज की है ना।
अगर इस तरह का पाला बदली खेल होते हैं, अगर इस तरह के अचानक किसी उम्मीदवार जो लगातार 1 साल से काम कर रहा हो, लखनऊ में जैसे अशोक वाजपेयी काम कर रहे थे, उनको हटाकर अचानक अभिषेक मिश्रा को ले आ जाए, तो ऐसा लगता है जैसे राजनाथ सिंह और में कोई मिलीभगत हो गई है। तो सतीश मिश्रा का ये आरोप तो कहीं कहीं सही प्रतीत होता है ना। तो पॉलिटिकल पार्टी की जिम्मेदारी ज्यादा है, इसमें चुनाव आयोग बहुत ज्यादा कुछ कर नहीं सकता है। वो यही कर सकता है, ठीक है, प्रस्तावक बढ़ा देगा, बहुत ज्यादा जो उनका नाम लाने वाले उनको बढ़ा देगा, उनकी फीस बढ़ा देगा, इससे ज्यादा क्या कर सकता है। सुधांशु जी, नेताओं पार्टियों की जिम्मेदारी ज्यादा बनती है। जैसा कि हमने इसमें भी दिखाया, आरएलडी के जयंत चौधरी से जब पूछा गया तो उनका कहना था नहीं हमको कुछ नहीं कहना। या फिर सतीश मिश्रा का जो आरोप रहा, समाजवादी पार्टी ने किस तरह से कैंडिडेट को बदला और फिर वहां पर राजनाथ सिंह के सामने लगाया, ये कहीं ना कहीं है जो सवाल खड़ा करता है। अनुराग जी, मैं आपके स्टिंग को तो गंभीरता से लेता हूं। मैं सतीश मिश्रा जी के बयान को गंभीरता से लूं शायद नहीं कर ले पाऊंगा, क्योंकि मुलायम सिंह जी और हमारा क्या कटुता का संबंध है और कैसे एक दूसरे के खिलाफ हम लोग लड़ रहे हैं, उसको देख के कहिए आप नूरा कुश्ती हो रही है, ये भी कमाल है। जो समर्थन कांग्रेस का कर रही है पार्टी, वो तो उसके साथ नूरा कुश्ती कर सकती है। जिसका कि परस्पर विरोध है, वो हम क्या करेंगे उनके साथ नूरा कुश्ती। अब आगे चलता हूं। मैं एक बात मैं फिर इसको कह रहा हूं, देखिए बड़ा गंभीर विषय, कन्नौज में उन्होंने कैंडिडेट निकाला। सुनिए, ये बड़ा गंभीर सर, आपका अगर मुलायम सिंह से विरोध है तो आपने कन्नौज में कैंडिडेट पिछली बार क्यों नहीं खड़ा किया था? साहब, आपको ध्यान होगा कि हमने कैंडिडेट भेजा था, उसको फॉर्म नहीं भरने दिया गया था और उसने रोक दिया था सर, हमने पार्टी से निकाला। सर क्या बात कर रहे हैं? राजनाथ सिंह के खिलाफ। अच्छा, अब आप जब बात करें तो सुनिए, छाछ बोले तो बोले, छलनी बोल रही है तो सुन लीजिए जरा। किशोर, आपको जानते हैं राजस्थान का आप बार बार जिक्र करते हैं, ठीक है। किरोड़ीलाल मीणा की पार्टी खड़ी करके उसकी फंडिंग करो ताकि वो भाजपा को जो है वो हराए, ये किसने करा था? आगे चलिए, महाराष्ट्र के अंदर एमएनएस की फंडिंग किसने करी? अरे ये कौन ये चीजें? सर, एमएनएस से हाथ तो आप ही मिलाने गए थे। बची आम आदमी पार्टी, एमएनएस से तो हाथ आप मिलाने की तरफ ज्यादा इशारा है और मिला लिया है आपने। आप बात किसकी कर रहे हो सुधांशु जी? क्या बोलना क्या चाह रहे हो? एमएनएस से खुद हाथ मिलाते हो, कहते फंडिंग बंद कर रहे हैं। बोल लीजिएगा ना भाई साहब, मैं खत्म कर लूं उसके बाद आप बोल। आपका तो लगता नहीं कि खत्म होगा, आप एक के बाद एक ऐसी बातें कर रहे हो जिसमें हंसी आने लगी है। कल के जो पूरा का पूरा स्ट्रीम था, उसमें एक बहुत मेजर चीज थी जिसको हमने अभी तक डिस्कस नहीं किया है। उसमें हर बार हर आदमी से ये बात की गई कि हम कॉर्पोरेट हाउस पर रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब कॉर्पोरेट हाउस हमेशा खरीद फरोख्त में इन्वॉल्व रहते हैं। ठीक है, एक एक करके सुन लेते हैं। संक्षेप में संक्षेप में सुधांशु जी। जी मित्तल साहब, आप तहजीब पे आ गए सर। अरे कोई जो एमएनएस वाले ठीक है, साथ जाके मिलते हो, आप कैसे बात करते हो? शिवसेना आरएसएस वाले, आरएसएस जैसे संगठन, आप तहजीब। नितिन और सुलेमान, वो हमारा वो विषय नहीं है, विषय से अलग हो रहे हैं, विषय से अलग हो रहे हैं की बात करें तो बड़ी हंसी की बात। सुलेमान विषय से अलग हो रहे हैं हम लोग। हमारा दरअसल था कि क्या ये जो बात सुधांशु जी उठा रहे हैं कि किरोड़ीलाल मीणा को खड़ा किया, क्यों फंडिंग हुई, तो मतलब ये उस लेवल पर भी होता है, क्या ये माना जाए इसको? साहब का सुधांशु जी ने कह दिया, इस बयान का क्या साक्ष्य है किसी को नहीं मालूम, लेकिन हाँ, जो स्टिंग आपने किया इसको ये खुद मान रहे हैं, गंभीरता से ले रहे हैं। अगर गंभीरता से आप ले रहे हैं मित्तल साहब, तो क्यों नहीं आप उन 11 मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी की आपकी नहीं है इस स्टिंग को देखने के बाद भारतीय जनता पार्टी के लोगों को? क्या आपकी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि अगर इस तरह की खरीद फरोख्त हुई है तो आपकी सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए? नहीं, आपके उन विधायकों को कम से कम इस्तीफा दे देना चाहिए। नहीं, पर क्या इस्तीफे की मांग, और जबकि ये बात आ रही है चुनाव आयोग के लेवल पर या फिर पार्टियों के लेवल पर, सुलेमान क्या अच्छा सवाल, क्या इस्तीफे की मांग उचित होगी इस समय? चुनाव आयोग का भी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल होना चाहिए, स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए, लेकिन क्या पार्टी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है? क्या भारतीय जनता पार्टी या कोई भी दल जो इस तरह के खरीद फरोख्त में इन्वॉल्व हो, जो कांग्रेस के तौर पर क्या कहना चाहेंगे? शकील जी ने तो हाथ झाड़ दिए, उन्होंने कह दिया पार्टी कुछ नहीं, जो करेगा वो इलेक्शन कमीशन कर देगा। ठीक है, आपको रोके संक्षेप में शंभुनाथ जी से। हम लोगों ने देखा होता है, चाहे फैसिलिटीज के लिए से यूज हुआ था, कहने से क्या होता है, आप कुछ कहते रहिए। शंभुनाथ जी, और मैं एक चीज और इंक्लूड करना चाहूंगा अनुराग भाई की, जो है कल आपके उसमें स्टिंग में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी कि हर जगह पे जहां पे भी आपने बताया आपके रिप्रेजेंटेटिव
ने कि जो है हम लोग एक कॉर्पोरेट हाउस को रिप्रेजेंट करते हैं, जी जी, तो लोगों का इंटरेस्ट थोड़ा सा जाग जाता है। मतलब कॉर्पोरेट हाउसेस हमेशा इसमें इन्वॉल्व रहते हैं। किस तरीके के कॉर्पोरेट हाउसेस हैं जो इस तरीके की फंडिंग कर पाते हैं, किस तरीके के कॉर्पोरेट हाउसेस ऐसी फंडिंग करते हैं, और कौन कौन सी पार्टीज को वो लोग जो है हेल्प पहुंचाते हैं। क्या इन तरीके के कॉर्पोरेट हाउसेस के अगेंस्ट भी किसी तरीके का एक्शन नहीं लेना चाहिए? क्या आज की तारीख में पॉलिटिकल पार्टीज को कौन से कॉर्पोरेट हाउसेस फंड कर रहे हैं, उनके पीछे लगे हुए हैं, और उनके यही शायद शर्तें होती होंगी। ठीक है, जो भी समय खत्म हो रहा, लिहाजा धन्यवाद आपका, सबका धन्यवाद। सुधांशु जी, समय नहीं है यही कि पार्टियों के लेवल पर क्या कुछ कदम उठाए जा सकते हैं। हमने देश से यही जानने की कोशिश की, चर्चा था कि ऑपरेशन लोकसभा पर, जिस पर सभी पार्टियां मान रही हैं कि हाँ, इस पर चुनाव आयोग को कदम उठाए जाने चाहिए। वैसे बड़ी तकलीफ ये होती है कि इस तरह का मीडिया, पत्रकार जोखिम उठाकर अगर इस तरह का काम करें, जाएं, एक सच निकालें, आम जनता और उसकी भावना या उसके वोटर से, उसके अधिकार से किस तरह से पार्टियां खेलती हैं पैसे की खातिर, वो सच सामने आए, तो जो लोग इन्वॉल्व हैं बड़ी पार्टियों के तौर पर, उस पर कदम उठाया जाना चाहिए, जिस पर सभी मान तो रहे हैं कि हाँ, ये एक बड़ा दुखद है, ऐसा नहीं होना चाहिए, लोकतंत्र के संग खिलवाड़ है।